जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य हैं। बहुत ही सिंपल व सरल भाषा में तथा माइंड मैप के द्वारा इन सभी टॉपिक को हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें या जुड़े रहें। हम अपने टॉपिक को एक मोटिवेशनल थॉट से स्टार्ट करेंगे। खुद से जीतने की जिद है मेरी, खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है। खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर ही जमाना है। तो आइए देखते हैं टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकार। और सबसे पहले हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार होता क्या है या क्या होते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा दिए गए वे अधिकार हैं जो मनुष्य को गरिमामय जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। एक मनुष्य को जीवन जीने के लिए जिन अधिकारों की आवश्यकता होती है उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। इन अधिकारों को न्यायपालिका के द्वारा संरक्षण दिया जाता है। अर्थात यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या इनको कोई ब्रेक करता है, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई सरकार हो या कोई पर्सनल व्यक्ति हो, यदि आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो इसके लिए आप न्यायपालिका जा सकते हैं। इसलिए न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का गार्जियन या संरक्षक कहा जाता है। संविधान का जो भाग 3 है, इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को, अब यहाँ पर जो एक वर्ड आया है मैग्ना कार्टा, अगर मैग्ना कार्टा को समझें तो मैग्ना कार्टा इज ए वेरी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। जहां पर भी ये शब्द आ जाए मैग्ना कार्टा, तो इसका मतलब है कि ये उस टॉपिक के लिए सबसे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। वैसे मैग्ना कार्टा जो वर्ड है, सबसे पहले ब्रिटेन के संविधान से में इसका वर्णन आया था। या ब्रिटेन जो देश है, वैसे तो उसका संविधान पूरी दुनिया में अकेला ऐसा देश है जिसका संविधान लिखा हुआ नहीं है, अनरिटन है। तो सबसे पहले मैग्ना कार्टा शब्द ब्रिटेन में ही प्रचलित में आया, प्रचलन में आया। तो वहां पर भी मौलिक अधिकारों से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्स जारी किया गया था ब्रिटेन में। इसलिए उस डॉक्यूमेंट्स को मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो हम कंपेयर कर रहे हैं मैग्ना कार्टा की। तो जो संविधान में भाग 3 है, उसे भारत में मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी भाग 3 मौलिक अधिकारों से रिलेटेड इंपोर्टेंट पार्ट है। सारे के सारे मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। भाग 3 of the Constitution provided detail of the fundamental right. Article 12 to 35. They are also now as Magna Carta of India. जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो भारत के संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकार थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन प्रेजेंट में इस समय भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। और मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल एग्जाम में या सिंपल क्वेश्चन के तौर पर ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है किसी भी एग्जाम में। एज ए लाइक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, पीसीएसजे, आरओ या वनडे एग्जाम एसएससी की तरह के जो एग्जाम हैं, सिंपल सा क्वेश्चन कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो वहां पर एक ऑप्शन आएगा अमेरिका के संविधान से। तो जैसे हमने बताया कि वर्तमान में संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं जो, और जब संविधान लागू हुआ उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। तो एक मौलिक अधिकार है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। ये मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इस अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और इस राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 300 के क्लोज ए में एक कानूनी या लीगल राइट बनाया गया। देखो ध्यान रखना, भारत के संविधान में जिस भी संस्था या जिस भी इंस्टीट्यूट के बारे में डिटेल में बताया गया है, तो उसे बोलते हैं कि ये संविधान की दी हुई संस्था है, यानी ये संवैधानिक संस्था है।
तो भारत के संविधान में दो तरह के अधिकार हैं, एक तो है मौलिक अधिकार और एक है मौलिक अधिकारों से अलग जो अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकार भी संविधान में है और जो दूसरे प्रकार के अधिकार है वो भी संविधान में है। तो इन दोनों प्रकार के अधिकारों को कहेंगे कि ये भारत के संविधान में दिए गए अधिकार हैं, लेकिन उन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, कि वे अधिकार अगर इन्हें कोई ब्रेक करता है तो उसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं। एक दूसरे प्रकार के अधिकार होते हैं, उन अधिकारों को आप मौलिक अधिकारों के रूप में मांग या उन अधिकारों की आप मौलिक अधिकारों के रूप में मांग नहीं कर सकते हो। तो जो अब आर्टिकल 300 के क्लोज ए में राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, आप उसकी मांग मौलिक अधिकार के रूप में नहीं कर सकते हो। है वो आज भी संवैधानिक अधिकार, लेकिन उसके लिए जो मौलिक अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की तरह नहीं है। तो प्रेजेंट में 6 मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान रखना है कि यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि कितने मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं। तो हमें सबसे पहले मौलिक अधिकारों की ये सीक्वेंस में इनके नाम याद करना है। पहला है समानता का अधिकार, आर्टिकल हैं 14 से 18। इंग्लिश वर्जन बाद में बताएंगे। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। नेक्स्ट है नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। नंबर 5 है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। और छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। तो हम एक बार जो हमारे बाईलैंग्वेज क्लास है, तो इंग्लिश वर्जन भी हम एक बार देखते हैं। फंडामेंटल राइट है फर्स्ट, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 90 से 22। थर्ड फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट है नंबर 4 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। नेक्स्ट है नंबर 5 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और 6 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो आर्टिकल 32 में है। तो ये 6 मौलिक अधिकार हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपको सीक्वेंस में ये 6 मौलिक अधिकार याद होने चाहिए। दूसरा, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, वहां से जो भी ये 6 मौलिक अधिकार हैं और उनमें जो आर्टिकल दिए गए हैं, जैसे समानता के अधिकार में 14 से 18 है, तो यहां से भी क्वेश्चन दे देगा कि समानता के अधिकार में कहां से कहां तक के आर्टिकल ऐड किए गए हैं। तो वो आपको एक ऑप्शन बनाएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको, कि 13 से लेकर 17, 13 से लेकर 17, 14 से लेकर 19, 14 से लेकर 18 और एक बनाएगा 15 से लेकर 20। तो इस तरह से भी आपको ये मौलिक अधिकार याद करने हैं, याद रखने हैं। इन मौलिक अधिकारों को याद करने की एक बहुत सिंपल ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूं, आप उसको नोट कर सकते हो। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। समस्त में जो सम है, समस्त जो पहला शब्द है, तो समस्त में सम का मतलब है समानता का अधिकार, यानी जो इसके दो वर्ड हैं स्टार्टिंग के, सम, इनसे बना है समानता का अधिकार। समस्त में है सहता का मतलब है स्वतंत्रता का अधिकार। समस्त शोध, शोध में जो सो है वो है शोषण का अधिकार। ढाई का मतलब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। समस्त शोध संस्कृति के, यानी संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित अधिकार। संस्कृति के उपचार के लिए, उपचार का मतलब है उपचारों का अधिकार, बस, के लिए किए जाते का मतलब है कि हमने यहाँ पर ये लाइन पूरी की है। तो 6 मौलिक अधिकार हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आइए थोड़ी सी डिटेल देखते हैं।
पहला फंडामेंटल राइट है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 टू 18। तो जो हमारा पहला मौलिक अधिकार है, इसमें आर्टिकल हैं 14, 15, 16, 17 और 18, यानी कि इसमें कुल 5 मौलिक अधिकार है। पहला मौलिक अधिकार है विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आर्टिकल 14 का टाइटल है। विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि भारत में कोई अमीर गरीब, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, कानून के समक्ष या कानून के सामने सब बराबर हैं। कानून सबके लिए इक्वल है, समान है। कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 15। अच्छा, यहाँ पर जो ये मौलिक अधिकार हैं, इनमें सबसे पहले एक वर्ड लगता है राज्य, कि राज्य विधि के समक्ष समानता प्रदान करेगा। राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम बताना चाहते हैं, यहाँ पर राज्य का मतलब प्रॉपर स्टेट नहीं है। यहाँ पर राज्य का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की लोकसभा, सेंट्रल गवर्नमेंट की राज्यसभा, स्टेट गवर्नमेंट का जो संसद है जिसका नाम है राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक, जितनी भी लोकल बॉडी हैं, नगर पालिका, नगर पंचायत, यूपीएससी, तो इस तरह की जो भी संस्थाएं हैं वो राज्य के रूप में इंक्लूड की गई हैं आर्टिकल ये भाग 3 में मौलिक अधिकारों के लिए। तो यहाँ पर राज्यों का मतलब प्रॉपर स्टेट नहीं है, यहाँ पर राज्य का मतलब है जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वो सब राज्य के रूप में डिफाइन की गई हैं। और ये सब डेफिनेशन दी गई हैं आर्टिकल 12 में, अनुच्छेद 12 में। एक आर्टिकल है मोस्ट इंपोर्टेंट है, आर्टिकल 13। इसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करेगा, आर्टिकल 13 में। या आर्टिकल 13 को मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। सुरक्षा कवच कहा जाता है अनुच्छेद 13 को मौलिक अधिकारों का। यदि संसद या राज्य विधानमंडल कोई ऐसा कानून बना दे जो मौलिक अधिकारों को ब्रेक करता हो, तोड़ता हो, मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 के अंतर्गत उस कानून को रद्द कर देगा। इसलिए अनुच्छेद 13 को मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि न्यायपालिका। तो यहां पर है आर्टिकल 15, राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह आर्टिकल 15 में है। नेक्स्ट अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो भी सरकारी पोस्ट निकलेगी इसमें सबको समान अवसर दिया जाएगा। हाँ, SC ST OBC के लिए जो छूट दी गई है उससे अलग। वरना जो भी फॉर्म निकलेंगे, अगर कोई उस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है तो भारत में वो आराम से वो फॉर्म फिल कर सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, एबोलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। ये बहुत पूछा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो उसमें आएगा आर्टिकल 17। और लास्ट है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, एबोलेशन ऑफ टाइटल। ये आर्टिकल जो 18 है इसका टाइटल है। अच्छा, यहाँ पर जो आर्टिकल 15 है इसके 6 क्लोज हैं। 15 यानी 15 का क्लोज 1, 15 का क्लोज 2, 3, 4 या ABCD इस तरह से। भारत में SC और ST को जो आरक्षण है वो आर्टिकल 15 के अंतर्गत दिया गया है, 15 के आर्टिकल 4 में। और OBC को जो आरक्षण है वो आर्टिकल 16 के 16 के क्लोज 4 में दिया गया है। और जो EWS जनरल सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसे भी जो आरक्षण दिया गया है वो आर्टिकल 15 और 16, यानी 15 के क्लोज 6 में
और 16 के क्लोज 6 में जो नए नए आर्टिकल जोड़े गए हैं वो दोनों सामान्य वर्ग के लिए 10% का जो आरक्षण है उससे रिलेटेड है। 15 का क्लोज 6 और 16 का क्लोज 6। तो यहाँ पर सिंपल जो क्वेश्चन है ध्यान रखना बस यही आएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत दिया गया है। आर्टिकल 18 में, 18 में। नेक्स्ट है सेकंड, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम 92 22 19 से लेकर 22। यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा कि स्वतंत्रता के अधिकार में कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल ऐड किए गए हैं। जैसे उसमें दे देगा कि 18 से 22 या 18 से 21, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, 19 से 22। आर्टिकल 19 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयों के अधिकारों से संबंधित, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। यानी कि जो आर्टिकल 19 है इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे आर्टिकल 19 का क्लोज 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस। अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो है वो 3 रूप में एक्सप्लेन किया गया है आर्टिकल 20। वो 3 कैटेगरी क्या है। पहला है कि जब तक किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं घोषित किया जाएगा जब तक उसने किसी कानून को ना तोड़ा हो, पहला पॉइंट। नंबर 2, किसी व्यक्ति को एक ही सजा के लिए किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। और नंबर 3 है कि किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो पहला है कि जब तक किसी व्यक्ति ने कोई अपराध ना किया हो या कोई कानून ना तोड़ा हो तो तब तक उसे अपराधी नहीं घोषित किया जाएगा। दूसरा, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। और तीसरा पॉइंट है कि किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 20 का को एक्सप्लेन किया गया है 3 पार्ट में। लेकिन इसका टाइटल क्या है, अपराधों के लिए दो सिद्धि में संरक्षण। नेक्स्ट है आर्टिकल 21, प्राण तथा देह की स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21। इस अनुच्छेद का जो मेन मीन्स है ये है कि आप किसी भी व्यक्ति के प्राण संविधान में दिए गई प्रक्रिया के अनुसार ही ले सकते हैं। और भारत के संविधान में किसी व्यक्ति के प्राण लेने का क्या प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर है फांसी। आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वाइड रूप से एक्सप्लेन किया हुआ है। आर्टिकल 21, यदि किसी व्यक्ति के जीवन या मरण से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल अनुच्छेद है तो वो आर्टिकल 21 का पार्ट होगा। एक आर्टिकल है वो 2-3 साल से बहुत चर्चा का विषय रहा है, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। यह आर्टिकल आजकल एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है। राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार। निजता मतलब आपकी प्राइवेसी, किसी व्यक्ति की जो प्राइवेसी है वो आर्टिकल 21 का पार्ट है। यदि आपकी प्राइवेसी कोई भंग करता है या उसमें दखल अंदाजी करता है तो वो आर्टिकल 21 का पार्ट हो जाएगा। तो जीवन या मरण से रिलेटेड यदि कोई भी अनुच्छेद है या कोई इस तरह का केस है तो वो आर्टिकल 21 का पार्ट होगा। और राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 का पार्ट है। नेक्स्ट, आर्टिकल 21 का क्लोज ए, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के क्लोज ए के रूप में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया और इसका टाइटल रखा गया राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का मौलिक अधिकार।
तो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का मौलिक अधिकार, आर्टिकल 21 का क्लोज ए का पार्ट है। यानी अब ये एक मौलिक अधिकार है जिसको जोड़ा गया है 2002 में। और इसमें कहा गया है कि जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष तक के, अब इन्हें शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। यदि किसी बच्चे को जो 6 से 14 वर्ष तक है, यदि उसे एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो वो आर्टिकल 21 के क्लोज ए को बेस मानकर सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल सकता है और मौलिक अधिकारों के रूप में 6 से 14 वर्ष तक का कोई भी बच्चा अपनी एजुकेशन की मांग कर सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है 6 से 14 वर्ष, 0 से 6 नहीं, 6 से 14 वर्ष तक को बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। और ये जोड़ा गया था 86 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है कि आर्टिकल 21 का क्लोज ए, राइट टू एजुकेशन, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 86। किस वर्ष जोड़ा गया? 2002 में। और किन बच्चों के लिए है? 6 से 14 वर्ष तक के लिए। राइट टू एजुकेशन चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर, इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ सर्टेन केसेस। इसका मतलब ये है कि जब पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए आती है तो आपके पास कुछ राइट्स हैं, कुछ अधिकार हैं। अच्छा, आम जनता को तो इसका पता ही नहीं है। यदि पुलिस को देख लेती है, अगर किसी के घर पुलिस आ जाए, तो भारत में आम जन के दिमाग में पुलिस की इतनी नेगेटिविटी है कि ऐसा लगता है कि जैसे दरवाजे पर भूत आ गया हो, कि पता नहीं भई ये पुलिस क्यों आ गई है। तो यदि पुलिस आपके घर आती है और आपको गिरफ्तार करती है तो आपके पास दो तीन राइट्स हैं। पहला राइट्स है कि आप पुलिस से अपने वारंट के बारे में पूछ सकते हो कि सर आप पहले तो वारंट दिखाइए अगर आपको मेरी गिरफ्तारी करनी है। नंबर दो, आपको अपने किसी मनपसंद वकील से बात करने का अधिकार होता है। आप ये भी बोल सकते हैं कि सर थाने या पुलिस चौकी जाने से पहले मैं अपने वकील से बात करना चाहता हूँ। और इसी में है तीसरा, यदि आपको गिरफ्तार भी किया गया है तो पुलिस के लिए ये मैंडेटरी है कि आपको 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। तो आप पुलिस से वारंट पूछ सकते हो कि आप हमें वारंट दिखाइए। दूसरा, आप किसी अपने वकील से बात कर सकते हो। और तीसरा कि अगर आपको गिरफ्तार भी किया गया है तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। एक सरकार, भारत सरकार में या देश में एक कानून चला हुआ है, रासू का, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। यदि इस कानून के अंतर्गत किसी की गिरफ्तारी होती है तो 90 दिनों से पहले इसकी जमानत नहीं हो सकती है। तो इसमें ध्यान रखना है 90 डे, यानी कि 3 महीने। 3 महीने से पहले रासुका में कोई जमानत का प्रावधान नहीं है। तो 19 से लेकर 22 तक जो आर्टिकल हैं वो आपके स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है, राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट है नंबर 3, इसका ये चेंज कर लेते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। वैसे तो सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, आर्टिकल 23 से 24। और जैसा हमने बताया था कि बहुत ही सिंपल भाषा में और माइंड मैप के जरिए आपको हम पूरी पॉलिटी कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। कंप्लीट का मतलब है कि साथ के साथ आपको हर पॉइंट अच्छे से समझ में भी आना चाहिए। तो हमारा यह प्रयास रहेगा कि हर पॉइंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, देखो मैं आपको हर वो चीज बता रहा हूं कि जहां से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। अब यहां से भी ये क्वेश्चन आएगा कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, इसमें कितने आर्टिकल है, कहां से कहां तक आर्टिकल हैं? तो 23 और 24, यानी दो आर्टिकल हैं इसमें, 23 और 24। तो अनुच्छेद 23, इसका टाइटल है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग
एंड फोर्स लेबर। तो जो आर्टिकल 23 का मानवों का दुर्व्यापार है, दुर्व्यापार को भी संविधान के द्वारा दो तीन पॉइंटों में एक्सप्लेन किया गया है। दुर्व्यापार का मतलब है कि बच्चों और महिलाओं का वस्तु की तरह खरीद और फरोख्त नहीं होगा। महिलाओं को खरीदा जाता है देह व्यापार के लिए, और बच्चों को खरीदा जाता है जो उनके अंग होते हैं, मतलब मानव तस्करी के रूप में। तो महिला और बच्चों को क्या नहीं किया जाएगा, वस्तु की तरह खरीद फरोख्त नहीं किया जाएगा। बलात्सरम, लेबर फोर्स का मतलब है कि आप बल के आधार पर, बल के मतलब जबरदस्ती किसी से कोई काम नहीं करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने घर से बाहर निकले हैं और आपको कहीं मार्केट में जाना है, और आप किसी रिक्शा वाले के पास गए और रिक्शा वाला दोपहर में बड़े आराम से अपनी रिक्शा पर बैठा हुआ है, सो रहा। आप कहते हो कि भैया वहां तक चलना है, मार्केट तक। वो कहता है कि नहीं साहब, मैं नहीं जाऊंगा। आप उसे कहते हो अरे भाई चल, 10-20 रुपए एक्स्ट्रा ले लेना, आप चलिए हमारे साथ, अभी दोपहरी हो रही है, दोपहर हो रही है। वो फिर भी मना कर देता है। आप उसे पूरा लालच देते हो लेकिन वो नहीं जाता है। फिर आप करते हो क्या, करते हो कि उसके साथ गाली गलौज करते हो, मारपीट करते हो, और उसको उसके कान पर एक दो आप लगा देते हो। यानी आप जबरदस्ती कहते हो कि चल हमको मार्केट लेके चल। यानी इसका मतलब यह है कि आप जबरदस्ती उसको उसके काम को नहीं करा सकते हो जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी। यदि आप इस तरह से जबरदस्ती कराते हो तो आर्टिकल 23 का उल्लंघन होगा, ये बलात्सरम में। नेक्स्ट है इसी में आर्टिकल 24, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। जो खतरनाक फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, आप उसमें 14 वर्ष तक के या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ऐसे स्थान पर काम नहीं करा सकते। जैसे माइंस का काम है किसी कारखाने में जहां पर बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं, वहां पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का काम करने पर प्रतिषेध है। तो कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब है रोक लगाना 14 वर्ष तक के बालकों पर। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री एटीसी, एप्लीकेबल ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अप टू 14 ईयर ओल्ड। तो क्वेश्चन जैसे बार बार बताया जा रहा है कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं, ये तो भाई याद तो करने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, बहुत आसान है ये। मुश्किल से 10-15 मौलिक अधिकार हैं जो फंडामेंटल राइट हैं, जो हमें याद करने हैं। तो आर्टिकल 23 ये पूछेगा मानव का दुर्व्यापार बलात्सरम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद का भाग है। आर्टिकल 23 संविधान के द्वारा 14 वर्ष तक के कम आयु के बच्चों को कारखाने आदि में काम करने पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया गया है। अनुच्छेद 21, 22, 23 और 24। तो इसमें एक ऑप्शन आ जाएगा 24। नेक्स्ट है फोर्थ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इंग्लिश पर तो ये बिल्कुल अपने आप सेटिंग से लेकर चलता है। राइट टू फ्रीडम रिलीजियंस आर्टिकल 25 से लेकर 28। अच्छा, यदि मैं आपको बताऊं, आपका काम आसान कर देता हूं। जो फोर्थ फंडामेंटल राइट है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो यदि आप इनके ये आर्टिकल छोड़ भी देते हैं तो इससे काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से अ, बहुत कम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन जब आप पढ़कर जाएंगे तो आप इनको नॉर्मल एक मोटी मोटी नजरों से देख सकते हैं। आर्टिकल 25, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे सरदार लोग हैं, वो सरदार लोग अपने साथ एक साइड में एक कृपाण लेकर चलते हैं, चाकू सा लेकर चलते हैं। तो जो सिख कम्युनिटी है उसको ये जो कृपाण होती है, जो चाकू है ना, उसको कृपाण बोलते हैं। तो कृपाण रखने की छूट दी गई है, और वो छूट दी गई है आर्टिकल 25 के अंतर्गत। सिख कम्युनिटी, सिख लोग, सरदार लोग अपने साथ जो ये चाकू छुरा सा जो होता है उसको कृपाण बोलते हैं। कृपाण लेकर चलने की इनको छूट दी गई है। यदि वो मेट्रो में भी जाते हैं तो मेट्रो में इनकी कृपाण
जो सिक्योरिटी है वो नहीं हटवाएगी। अगर आप ब्लेड भी लेकर जाओगे तो ब्लेड आपको अलग रखवा देगी। लेकिन कृपाण लेकर साथ में चलने के लिए आर्टिकल 25 जो है, जो संविधान में मौलिक अधिकार है, 25 वो उनको अधिकार देता है। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय में स्वतंत्रता। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, या ये सिर्फ 25, 26, 27, 28 आप नॉर्मल देख सकते हो, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है 5 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये आर्टिकल 29 और 30। यहाँ 31 लिख रहा है, इस पर मत जाइए, हम अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट, सीधा क्वेश्चन आता है कि अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? 29 में। आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। भारत में जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों का संरक्षण किया गया है आर्टिकल 29 में। यहां पर ध्यान रखना है, संविधान में कहीं पर भी अल्पसंख्यकों को डिफाइन नहीं किया गया है, अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो माइनॉरिटी ग्रुप है उसको कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 13, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये दोनों आर्टिकल 29 और 13 जो है वो अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी के लिए है। हमने बताया था कि जब संविधान लागू हुआ उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, और एक 7वां मौलिक अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि इसे 44 इंपोर्टेंट ये है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। तो अब केवल 6 ही मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। आर्टिकल 31, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज, रिप्लेस्ड 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। यह आर्टिकल अनुच्छेद 300 के क्लोज ए में इसको एक लीगल राइट्स बनाया गया है। अब यह मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है नंबर 6, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार है। इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। हमने इससे पहले वीडियो में बताया था जब हम प्रेम्बल प्रस्तावना पढ़ रहे थे। संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा गया है संविधान की प्रस्तावना को, प्रेम्बल को। लेकिन प्रॉपर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को बोला है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। यहां पर ये आपको अंतर रखना है। अच्छा, जो आर्टिकल 32 है जिसका टाइटल है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें भी मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट किया गया है। अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट, और एक आर्टिकल है 226, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, तथा हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के लिए 5 रिटें जारी करते हैं, 5 प्रकार की रिटें जारी करते हैं। तो एक रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पियस। एक का नाम है परमादेश, मैंडेमस। एक का नाम है उत्पेक्षण। एक का नाम है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। और एक का नाम है अधिकार प्रेक्षा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकते हैं। ये मौलिक अधिकारों से रिलेटेड हैं। और 5 रिटें हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्पेक्षण, प्रतिषेध और अधिकार प्रेक्षा। ये 5 रिटें हैं, आपको इन 5 रिटों के नाम याद रखने हैं।
अच्छा, इन रीटों के ऊपर हमारी एक प्रॉपर एक अलग ही क्लास होगी, तो डिटेल में हम इन पांचों रीटों को वहां पर कंप्लीट करेंगे। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट 226 के अंतर्गत इन पांच प्रकार की रीटों को जारी करते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 33, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने के उपरांत करने की संसद की शक्ति। जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनके ऊपर ही आर्टिकल 33। नेक्स्ट आर्टिकल 34, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आर्टिकल, अगर मैं इन सारे आर्टिकलों की अभी बात करेंगे कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन है, 12 से लेकर 35 तक। नेक्स्ट 34, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि यानी कि मार्शल लॉ लागू रहता है, तब भाग 3 द्वारा जो मौलिक अधिकार हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है भाग 35, भाग 3 के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान, यानी कि जो भाग 3 में टोटल मौलिक अधिकार हैं उनको लागू किया जाता है आर्टिकल 35 के अंतर्गत। तो यदि हम सारे मौलिक अधिकारों की बात करें तो कुछ मौलिक अधिकार हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम इन पर आपको आर्टिकल 14, अच्छा ज़्यादा डार्क हो रहा है, 15, 16, 17, 18, 19, यानी 14 से लेकर 24 तक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आप 25, 26, 27, 28 इन मौलिक अधिकारों को सिर्फ देख सकते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 29 और 30, 29 और 30 और 32, यानी 25, 26, 27, 28 को आप छोड़ सकते हैं। और जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपको अच्छे से तैयार करना ही है। मौलिक अधिकारों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत फेमस केस हैं, तो उन केसों पर कुछ डिस्कशन करते हैं। और इन केसों से ये पता चलता है कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है नहीं कर सकती है। तो इन्हीं केसों में सबसे पहला एक केस है 1951 का, 1951 का, शंकरी प्रसाद बनाम भारत मुकदमा, शंकरी प्रसाद वर्सेज भारत सरकार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संसद यानी पार्लियामेंट मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इसी तरह से एक दूसरा केस है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान का केस है 1964, 1964 में। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया कि संसद यानी पार्लियामेंट मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो पहला केस शंकरी प्रसाद, दूसरा सज्जन सिंह, तीसरा इसी तरह का केस है आपका गोलकनाथ बनाम केरल राज्य, 1967। गोलकनाथ बनाम केरला राज्य का केस है। इसमें संसद ने मेंशन किया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, गोलकनाथ केस, गोलकनाथ के केस में। और फोर्थ नंबर का जो केस है सीक्वेंस में हमने बताया है 1973, 1973 में केशवानंद भारती केरला राज्य, केशवानंद भारती केरला राज्य का एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया कि संसद संसद यानी कि पार्लियामेंट मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करता हो। ये कहा था आपका केशवानंद भारती केरला राज्य में। अच्छा, मैंने यहाँ जो गोलकनाथ का वो बताया है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, हो सकता है कि मैंने केरल बोल दिया हो तो गलती से हो गया होगा। तो चार केस हैं, आपको ये चार केस सीक्वेंस में रखना है। एक केस और बताएंगे, पांचवा केस है मिनरवाल मीन्स भारत संघ, 1980 का केस है। तो पहला केस है आपका सज्जन सिंह 1951, दूसरा केस है, पहला केस है शंकरी प्रसाद, दूसरा केस है सज्जन सिंह, तीसरा केस है आपका अ, गोलकनाथ, और चौथा केस है आपका
केशवानंद। तो शुरू के दो केस में संसद ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन गोलकनाथ के केस में 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। और फिर 1973 में 1973 में गोलकनाथ बनाम केरल राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज करता हो। और एक है भारत संघ मिनर्वा केस। मिनर्वा केस वर्सेज भारत संघ 1980 का केस है। इसमें भी संसद ने सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं करेगी जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। यहाँ पर एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, जो 1973 का केशवानंद भारती केरल राज्य केस है, ये अब तक का भारत में सुप्रीम कोर्ट की बेंच के आधार पर जजों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा केस है। इसमें टोटल 13 जज बैठे थे। अभी तक इससे बड़ा कोई जजों की संख्या में केस नहीं है। और इस समय जो केशवानंद भारती केरल राज्य का जो केस है जिसमें 13 न्यायाधीश थे, उस समय मुख्य न्यायाधीश थे एम के सीकरी। एम के सीकरी उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, जो अब तक का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या के आधार पर केस है। वो है आपका केशवानंद भारती केरल राज्य 1973 का केस। तो ये चार केस हैं। बल्कि यूपी पीसीएस 2024 में भी ये क्वेश्चन आया था, सीक्वेंस में पूछा गया था। पहला शंकरी प्रसाद, दूसरा सज्जन सिंह, तीसरा आपका गोलकनाथ, और चौथा केस है आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अच्छा, जो मौलिक अधिकार हैं, यदि उनको कोई ब्रेक करता है तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीपीएसपी, यदि डीपीएसपी पूरे नहीं होते हैं तो इसके लिए हम किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। मौलिक अधिकार राज्य को कोई काम करने से रोकते हैं, यानी उनकी प्रकृति नकारात्मक है। और जो डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनकी जो नेचर है वो पॉजिटिव है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य सरकार या जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उन्हें कुछ काम करने के लिए कहती हैं कि आपको ये काम करना है। तो जब हम डीपीएसपी अब शुरू करेंगे तो इनके सबके सामने एक शब्द आएगा, जैसे मौलिक अधिकारों में था कि राज्य का यह कर्तव्य है, राज्य ये करेगा, राज्य ये नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम दोबारा से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि राज्य का मतलब यहाँ पर स्टेट नहीं है। जितनी भी लगभग सरकारी संस्थाएं हैं वो सब राज्य के रूप में डिफाइन की गई हैं। तो डीपीएसपी जो सरकारी संस्थाएं हैं उन्हें कुछ काम करने के लिए प्रेरित करता है, कहता है कि आपको ये करना है। तो यदि सरकारी संस्थाएं उन्हें या राज्य उन्हें पूरा नहीं करते हैं तो आप उसके लिए किसी कोर्ट नहीं जा सकते हैं, किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। लेकिन यदि मौलिक अधिकार आपके ब्रेक होते हैं तो उसके लिए आप किसी कोर्ट में जा सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी के बारे में डिटेल भाग 4 में है और आर्टिकल है 36 से लेकर 51 तक। द डीपीएसपी स्टेट पॉलिसी आर पार्ट 4 इन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल है 36 टू 51। मोस्ट इंपोर्टेंट, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड से लिए गए हैं। देर वर बैरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। और मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं अमेरिका से। देखिए, जो हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, बताया है कि यदि डीपीएसपी पूरा नहीं होता है या पूरा नहीं करते हैं तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हो। देखिए,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी इन्हें लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। राज्य चाहे तो इसे पूरा करें या ना करें। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, अर्थात इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। मौलिक अधिकारों से रिलेटेड आप इसको अलग कर दोगे। मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। अनुच्छेद 38 के तहत व्यवस्था की गई कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। आर्टिकल 38 में कहा गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 39 का क्या है? समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय व विधिक नीक सहायता, सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसी टू बी followed by the state, article 39, equal justice and free legal aid, यानी कि समान न्याय और जो गरीब तबका है उसे निशुल्क मतलब बिना शुल्क के कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा राज्य। और इसी का एक पार्ट है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल वर्क टू इक्वल पे, इक्वल वर्क टू इक्वल सैलरी। समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि यदि पुरुष और महिला दोनों एक पोस्ट पर काम कर रही हैं तो उन दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। दूसरा, राज्यों में आपने देखा होगा कि जब आप किसी महिला को मजदूरी के लिए जाते हैं, एक स्थान पर पुरुष काम कर रहे हैं, एक स्थान पर महिलाएं, तो महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा मजदूरी कम दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 500 रुपये मजदूरी है तो पुरुष को तो 500 रुपये दे जाएंगे और उसी काम के महिलाओं को 400 रुपये दे जाएंगे। तो राज्य इस तरह की जो अव्यवस्था है उसे रोकने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट, जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आप इतना सोच सकते हो, आर्टिकल 40, पंचायतों का गठन किया जाएगा फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। अच्छा, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य अपने वहां पर ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करेंगे, मतलब प्रत्येक राज्य अपने यहाँ पर पंचायतों का गठन करेंगे। तो यदि कोई राज्य अपने राज्य में पंचायतों का गठन नहीं करता है तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जाओगे। ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। संविधान में तो ये चीज बता दी गई है कि आपको ये करना है। डीपीएसपी की बात हो रही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो राज्यों की इच्छा के ऊपर है, राज्य उसे पूरा करे या ना करे। लेकिन ये जो पंचायतों का गठन है ये 1992 के बाद चेंज हो गया था, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो पंचायतें हैं उन्हें संविधान में शामिल कर लिया गया और उन्हें संवैधानिक स्थिति दे दी गई। अब प्रत्येक राज्य में पंचायत का गठन कराया जाना अनिवार्य होता है। कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां पर अब पंचायत का गठन नहीं किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार होता है, कि राज्य का यह कर्तव्य है कि अपने नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करे। नेक्स्ट आर्टिकल 42 के तहत काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करें, मतलब जो महिलाएं प्रेग्नेंट है उनके लिए कुछ विकास योजनाएं लागू करें। अच्छा, वैसे ध्यान रखना कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जितने भी आर्टिकल हैं उनसे रिलेटेड सरकार ने कोई ना कोई प्रोग्राम जरूर किया हुआ है। अब जैसे प्रसूति में सहायता प्रदान करेगा राज्य महिलाओं को, तो एक योजना चल रही है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना, इसमें गर्भ बच्चे के जन्म से पहले से लेकर और जन्म के लगभग 3 साल तक सरकार राशन देती है। ठीक है, तो ये योजना चल रही है। मतलब ये है कि राज्य के जो भी नीति निर्देशक तत्व हैं उनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल है सरकार ने उनसे रिलेटेड कोई ना कोई योजनाएं जरूर चलाई हुई है। तो प्रसूति सहायता का उपबंध किसका एग्जाम्पल है? जननी सुरक्षा योजना का। नेक्स्ट है आर्टिकल 43, कर्मकारों के निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान करना। मतलब राज्य में जो मजदूर हैं उनके लिए मजदूरी आदि का
प्रावधान कराना। नेक्स्ट आर्टिकल 43, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। नेक्स्ट है आर्टिकल 44, जितना इंपॉर्टेंट सोच सकते हो, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 44 के तहत नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता। आर्टिकल 44, टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट भी में भी कुछ केसों पर सुनवाई चल रही है। और स्वतंत्रता से पहले, हाँ सर, आज भारत में एकमात्र राज्य ऐसा है गोवा, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है स्वतंत्रता के बाद। ठीक। और अभी हाल ही में गोवा के बाद उत्तराखंड ऐसा राज्य बना है जिसने वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू की है। एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि भारत में जो भी व्यक्ति है उन सब के लिए एक न्याय, इक्वल इक्वल सिटीजन इक्वल जस्टिस, सभी के लिए एक प्रकार का न्याय, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक मेन कॉन्सेप्ट है, एक समान आचार संहिता का प्रावधान। बड़ा टॉपिक है, इस पर हम पूरी की पूरी एक वीडियो अपलोड करेंगे, तो ये आपको वहां पर समझ में आएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान सिविल संहिता, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 44 में है। नेक्स्ट है आर्टिकल 45। अरे सॉरी, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध कराया जाना। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि गांव में सरकार की एक योजना चल रही है, आंगनवाड़ी केंद्र। आंगनवाड़ी केंद्र आर्टिकल 45 का ही एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें 0 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों को, उनको बाल्यावस्था की देखरेख की जाती है और उनकी थोड़ी सी एजुकेशन कराई जाती है। तो जो आंगनवाड़ी केंद्र है वो आर्टिकल 45 का ही एक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है 46, अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा, अभिवृद्धि करेगा राज्य। यानी राज्य के द्वारा SC ST और अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा का प्रावधान कराया जाएगा, यह कहा गया है आर्टिकल 46 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। हम आपको इसमें कुछ आर्टिकल बताएंगे जो आपको 24 घंटे याद रखने हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी पूरा पहले कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 47, अनुच्छेद 47 के तहत पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य होगा। नेक्स्ट 48 के अंतर्गत कृषि व पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट, आर्टिकल 48 का क्लोज ए। प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य होगा कि अपने राज्य में पर्यावरण का संरक्षण तथा उनका संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान करे। ये प्रत्येक राज्य के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बोली है कि उनके वहां पर जो वन्य जीव होंगे और पर्यावरण या संरक्षण होगा, उनको प्रोटेक्ट करना है। आर्टिकल 48 का क्लोज है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 48 का क्लोज ए। नेक्स्ट 49, अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व, स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान है आर्टिकल 49 में। नेक्स्ट अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है, दोनों को सेपरेट किया गया है। और नेक्स्ट है आर्टिकल 51,
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधी प्रावधान। देखिए, जो अनुच्छेद डीपीएसपी में जो आर्टिकल हैं उनमें से 5-6 आर्टिकल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। एक आर्टिकल है 40, पंचायतों का गठन। नेक्स्ट 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक, 45 में जो 6 वर्ष तक के बच्चों का प्रावधान है। नेक्स्ट है 46 भी इंपोर्टेंट है एससी एसटी के लिए। नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 48 का क्लोज है। प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि पर्यावरण का संरक्षण, वन और वन्यजीवों की रक्षा करे। तो 48 का ए, 49, 50 और 51 ये सारे ही इंपोर्टेंट है। 4 आर्टिकल ये देख रहे हैं 48 तक। एक है 44, एक है 40, पंचायतों का गठन और यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये सबसे अधिक पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में अंतर। देखिए, मूल मूल अधिकार भाग 3 में है और कहां से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं है। और जो मौलिक अधिकार हैं इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट है भाई, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये इसका मेन मोटो है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी भाग 4 में है। देखिए, कंपेयर किया गया है माइंड मैप के जरिए, कितना आसान। जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं और डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ध्यान रखना, हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट बोलेंगे आपको। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का मूल उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो ए ऑप्शन आएगा केवल एक सही, बी में आएगा केवल दो सही, सी में आएगा वन और टू दोनों सही और डी में आएगा वन और टू दोनों गलत। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन है, दोनों स्टेटमेंट सही है। मौलिक अधिकारों का मेन ऑब्जेक्टिव है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। और आपका डीपीएसपी का मेन उद्देश्य है सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। थोड़ा सा बड़ा करें, अरे बड़ा करना है यहाँ से। अच्छा, हम अभी छोटे में ही पढ़ रहे थे। सेटिंग हो पाती है क्या? नहीं हो पाएगी। एक पॉइंट कम करो। हम्म, देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ के जो पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, अमेरिका के संविधान से ऑब्जेक्टिव राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, और इनकी नेचर कैसी है? नकारात्मक है। और ये जस्टिसेबल हैं, वाद योग्य हैं। वाद का मतलब है कि यदि इन्हें ब्रेक किया जाता है मौलिक अधिकारों को, तो इसके लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं। वाद का मतलब यह है, वाद योग्य का। इनकी प्रकृति क्या है? सकारात्मक। अच्छा, इसकी नेगेटिव, नकारात्मक क्यों है? क्योंकि राज्य को कोई काम करने से रोकते हैं और डीपीएसपी राज्य को कोई काम करने के लिए कहते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति पॉजिटिव है। और यहां पर मतलब है गैरवाद योग्य, नॉट एनफोर्सेबल, नॉट जस्टिसेबल। इसका मतलब है कि यदि सरकार डीपीएसपी को पूरा नहीं करती हो तो आप उसके लिए किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हो। लेकिन यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या उन्हें कोई तोड़ता है तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी। तो ये जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है
कि अगर इनमें से किसी का भी शब्द आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, अ, इसमें संविधान से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन वही होगा कि क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। अब यहाँ पर वाद योग्य का आपको मीन्स पता होना चाहिए। वाद योग्य का मतलब है कि यदि इनका उल्लंघन होता है या टूटते हैं तो हम उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, वाद योग्य का मतलब। तो लैंग्वेज यही आएगी संवैधानिक क्वेश्चनों में, गैर वाद योग्य है, वाद योग्य है। और इसका ऑब्जेक्टिव राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना और इसका सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। और लास्ट पॉइंट है कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है। यदि आपको कोई भी कानून, अब जैसे हमने बताया था यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, तो यदि आपको इसको लागू करना है तो राज्य को इसके लिए कोई कानून बनाना पड़ेगा। जैसे उत्तराखंड ने एक नया कानून बनाया है, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड अधिनियम कानून। डीपीएसपी को लागू करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, हम तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। यहां पर आपसे एक क्वेश्चन है कि भारत में क्या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है, सरकार की ही है, या क्या उत्तरदायित्व या क्या जवाबदेहिता या क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत में हम जैसे नागरिकों की भी है। क्या भारत में नागरिकों की भी अपने देश के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो आपका उत्तर होगा हाँ, कि यस सर। तो जो मौलिक अधिकार हैं, सॉरी, जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटी, ये भारत में भारतीय जो नागरिक हैं या भारत में जो नागरिक रहता है, ये उसकी ड्यूटी दिखाते हैं। भारत में नागरिकों की अपने देश के प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो सब है फंडामेंटल ड्यूटी। मौलिक अधिकारों में राज्य के द्वारा नागरिकों को कुछ प्रोटेक्ट रूल दिए गए हैं, कुछ राइट्स दिए गए हैं, वो है मौलिक अधिकार। दूसरा, डीपीएसपी में राज्य के लिए कुछ काम दिए गए हैं, लेकिन भारत में नागरिकों की भी अपने देश के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो दिखाया गया है मौलिक कर्तव्यों में, फंडामेंटल ड्यूटी में। पॉइंट ये है कि जब भारत में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में ऐड नहीं थे, इन्हें बाद में शामिल किया गया। और मौलिक कर्तव्यों को यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार लिए हैं अमेरिका के संविधान से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, और मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी लिए गए हैं रूस के संविधान से। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्य, उनकी आवश्यकता आदि के संबंध में संस्तुति देनी थी। पॉइंट यहाँ पर यह है कि सरकार ने स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया और इस कमेटी की रिकमेंडेशन पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया। मौलिक कर्तव्यों को ऐड करने के लिए एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 का क्लोज ए। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है और भाग 4 का क्लोज ए जोड़ा गया, जो एक नया पार्ट है और इसका टाइटल था मौलिक कर्तव्य। और इसी में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 51 का क्लोज ए, 51 का क्लोज ए, जिसमें शुरुआत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 1976 में जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तो उनकी संख्या 10 थी, लेकिन अब वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कुल 8 कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। स्वर्ण सिंह समिति ने, जिसमें नागरिकों द्वारा टैक्स अदायगों का भी मूल कर्तव्य में शामिल किया गया। कर की बात हो रही है, किंतु ये देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए उनकी संख्या 10 थी।
42 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 के भाग के पश्चात एक नया भाग, वैसे हम ये बता चुके हैं, भाग 4A और अनुच्छेद अभी बताया कि 51 का क्लोज ए या 51 का क्लोज क्या जोड़ा गया, और जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। लेकिन एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 51A में एक नया खंड जोड़ा गया, यानी 11वां अनुच्छेद तय, जिसमें अभिभावकों के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान किया गया। ये एक माइंड मैप है मौलिक कर्तव्यों का। प्रेरणा स्रोत कहाँ से लिया गया है? रूस से। अनुशंसा किसने की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने। कब जोड़ा गया भाई? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ऐड। ठीक है, भाग 4A, यही तो माइंड मैप है। अनुच्छेद 51 के इसमें, और कुल वर्तमान में कितने हैं? 11 अनुच्छेद हैं। 11 अनुच्छेद यानी कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अच्छा, जैसे मौलिक कर्तव्य शुरू होंगे उसमें स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। अच्छा, डीपीएसपी में और मौलिक अधिकारों में था कि भारत में प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य होगा, और यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों में क्या है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। अब यहाँ पर पहला पॉइंट देखें कि हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। देख रहे हो? एक मिनट। यहाँ पर आपको सिर्फ की पॉइंट याद रखने हैं। अच्छा देखो, जो पहला है ना, ये अगर हम बात करें, ये 51 का ए है, मेन जो है, और यहां पर आप 51 के ए का 1 2 3 4 इस तरह से लिख सकते हो, या स्मॉल जो लेटर है 51 का क्लोज ए का स्मॉल ए, फिर बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, इस तरह से, और इन्हें ही लिख सकते हो कि 51 के ए का 1 2 3 4 5 6 11 तक। तो ये जो वन है ना, ये 51 के ए का वन है, या 51 के ए का स्मॉल ए। तो पहला क्या है? संविधान का पालन करें, और जो राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय गान उसका आदर करें। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं और उनका पालन करें। ये जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, हमें इसमें से सिर्फ 4 5 ही याद रखने हैं, और मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो पहला इंपॉर्टेंट है, संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। दूसरा छोड़ देना है। तीसरा है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। यह कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या आएगा कि मौलिक कर्तव्यों में देश की एकता और अखंडता की रक्षा करें, ये किस मौलिक कर्तव्य का पार्ट है? तो उसमें देखो कितना डीपली आएगा। ए ऑप्शन आएगा 51 के ए का ए स्मॉल, 51 के ए का बी, 51 के ए का सी, 51 के ए का डी। तो ये आएगा 51 के ए का सी, या तीसरा पॉइंट, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरगन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है, अखंडता, इंटीग्रिटी, ये किस में है? तीसरे पॉइंट में है। 4, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। एक मिनट। तो फोर्थ नंबर भी देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
तो पहला इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, दूसरा और चौथा आप छोड़ सकते हो। नॉर्मल पढ़ना है दूसरे और चौथे को, लेकिन पहले और तीसरे के जो मेन पॉइंट है आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का आदर किसमें है, वन में। अखंडता और राष्ट्रीय एकता और अखंडता किसमें है, थ्री पार्ट में, यानी तीसरे पॉइंट में। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का परित्याग करें। देखो, मैं आपके लिए पॉइंट कहां से निकाल रहा हूं। ऐसी प्रथाओं का परित्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। मतलब ऐसी प्रथा हमें त्यागनी है जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करती हो। तो यहां पर देखो, आपको एग्जामिनर क्या देगा, ये इतनी बड़ी राम कहानी नहीं देगा। देगा कि मौलिक कर्तव्यों का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें स्त्रियों के सम्मान की बात कही गई है। यहां पर विरुद्ध का मतलब है स्त्रियों के सम्मान की बात हो रही है। डिग्निटी ऑफ वुमेन, ये देखिए, ये की पॉइंट ही तो है जो बस आपको याद रखने हैं। तो ये है फिफ्थ पॉइंट में। नेक्स्ट, हमारी छठे पॉइंट में है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। यह भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, यदि हम इसका पूरा पॉइंट पढ़ें तो यहाँ क्या आएगा कि भारत में प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण और इसकी इस तरह से। तो नंबर 7 है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत देखिए वन, झील और नदियां वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें। टू प्रोटेक्ट द एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी हमने डीपीएसपी पढ़ा है और उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 48 का क्लोज ए। इस तरह से आपको एग्जाम से रिलेटेड चीजें कोई नहीं बताएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। हमने अभी डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक आर्टिकल था, आर्टिकल पढ़ा है 48 का क्लोज ए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या था। इसमें था कि प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि अपने राज्य में पर्यावरण का संरक्षण, वन्य जीवों और वनों का संरक्षण करें। वहां पर जो टाइटल है, देखो ध्यान रखना, वहां पर है प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य की है। अब सेम एक मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य का पार्ट पॉइंट 7। अब आप इसमें देखिए, बस पहला पॉइंट चेंज है। अगर मैं यहां से हटा दूं कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है, क्योंकि इसमें आएगा सब मौलिक कर्तव्यों में लाइन। तो यहां पर देखिए, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, उनका संवर्धन करे, उनकी रक्षा करे। और 48 का भी मेन टाइटल यही है, बस अंतर क्या है, 48 के एम है कि प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है, और 51 के ए का साथ में है कि प्रत्येक नागरिक की ये ड्यूटी है। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ लिया है। अगर सिर्फ एग्जाम में दे दें, सिर्फ ये ध्यान रखना है, वो एग्जाम में क्या देगा, अगर दे दिया कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण, वन जीव और वन्य जीव की रक्षा करे, तो वो हो जाएगा मौलिक कर्तव्य का पार्ट, यानी कि 51 के ए का 7 क्या आएगा, 51 के ए का, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, और ए का 7। और यदि आ जाए प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि पर्यावरण की रक्षा करे और वन्य जीवों को प्रोटेक्ट करे, वाइल्ड लाइफ को, तो वो हो जाएगा 48 का क्लोज ए का पार्ट, जो कि है राज्य के नीति निर्देशक का पार्ट। तो इन दोनों में आपको अंतर रखना है, और इतना डीपली आपको कोई नहीं बताएगा जितना ये हमने आपको यहीं पर एक्सप्लेन किया है। प्रत्येक राज्य का कर्तव्य 48 का है, प्रत्येक नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 51 के ए का 7 पॉइंट। ठीक। नंबर 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, बस एक पॉइंट याद रखना है,
वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। टू डेवलप दी साइंटिफिक टेम्पर। नेक्स्ट नंबर 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। अब हम देखिए इससे ही मिलता जुलता एक आपको मौलिक, हाँ, इसी से मिलता जुलता एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व और दिखाते हैं। ये ध्यान रखो, आपका है 51 के ए का 9वां पॉइंट। अब आप देखिए ये क्या है, देखिए, राष्ट्रीय महत्व और स्मारकों, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करें। 49, अच्छा जो हमने अभी बताया था वहां पर जो है 48 का कलेक्ट। प्रत्येक राज्य का है कर्तव्य है कि पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा करें। ठीक है। और इसी तरह का एक सेम है, प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि आर्टिकल 49 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्वों और स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करें। अब हम मौलिक कर्तव्य देखते हैं जिस पर हम जिसको हम पढ़ रहे थे। देखो, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, और वहां पर क्या है, स्मारक, हेरिटेज जो साइट है। तो बस ये की पॉइंट है आपको, क्योंकि आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ये दोनों पॉइंट आसपास रख देगा, या रख देगा कि कौन सा मौलिक कर्तव्य का भाग नहीं है। दिस इज नॉट पार्ट ए फंडामेंटल ड्यूटी। तो यहां पर जो सार्वजनिक संपत्ति है इसको भी रखेगा एक पॉइंट। और जो स्मारक है, जो हेरिटेज साइट है, बिल्डिंग है, स्मारक, वो आएगा 49 में। और 49 पार्ट किसका है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। और यदि आ गया टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, तो ये हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। अच्छा, यहां पर क्या है, सार्वजनिक संपत्ति, इसका मतलब है कि जैसे ट्रेन है, हम क्या करेंगे, ट्रेन में जाएंगे, ट्रेन का पंखा तोड़ देंगे, जो उसकी सीट है उसको फाड़ देंगे, तो ये हमारी तो संपत्ति है, हमको उसको सुरक्षित रखना है। या जैसे ताजमहल पर जाएंगे और एक दिल बनाए आएंगे और उसमें लिख देंगे कि अभिषेक बच्चन वर्सेज ऐश्वर्या राय। तो इस तरह की एक्टिविटी हम लोग करते हैं, भारत के नागरिक, मैं नहीं करता हूँ, पूरे भारत की बता रहा हूँ, उसमें आप लोग भी हो जो आप सुन रहे हो। तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है, तो आर्टिकल 51 के ए का 9वां पॉइंट है। अच्छा, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये पॉइंट पूछे जाता है कि ये किस पॉइंट में है। अब ये चार ऑप्शन देगा आपको, 51 के ए का 1, 51 के ए का 4th पॉइंट, 51 के ए का 9 पॉइंट और 51 के ए का 10 पॉइंट। तो आपको ए बी सी डी में भी इसको काउंट करना है, स्मॉल में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो यदि मैं 9 की बात करूं तो ये स्मॉल में आई आएगा। क्या आएगा, 51 के ए का आई, 9। अच्छा, 10th देखते हैं, 10वां पॉइंट। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू ले। ये तो थे 10। 11वां बाद में जोड़ा गया 2002 में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहां पर देखिए 6 से 14 वर्ष, पूरा पढ़ लेते हैं चलो पहले। प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है, प्रत्येक माता पिता का यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान कराएं। और यहीं पर है 6 से 14 वर्ष तक की आयु का शिक्षा का मौलिक अधिकार, राइट टू एजुकेशन, वो है आर्टिकल 21 के ए का ए, 21 के क्लोज ए का पार्ट, राइट टू एजुकेशन। और ये है 6 से 14 वर्ष तक के। तो यहां पर क्या आएगा कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है, या प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है। तो जहां भी ये लग गया प्रत्येक माता पिता या प्रत्येक नागरिक, तो ये हो जाएगा मौलिक कर्तव्य का पार्ट। और ये जो है 11वां का मतलब है, ये आई जे, ये बैठेगा के।
अगर हम स्मॉल में स्मॉल कैपिटल, हाँ स्मॉल लेटर की बात करें, तो ये 51 के ए का के बैठेगा। ABCDEFGHIJ के। वेरी गुड। तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और 11 में से आपको 11 के 11 याद नहीं करने हैं, चार पांच हैं। एक तो है 11वें नंबर का, इंपॉर्टेंट है ये। एक है सार्वजनिक संपत्ति दो, जो आपको तैयार करना है। ठीक है। नंबर 3, मोस्ट इंपोर्टेंट कंफ्यूजन के लिए ये और ये बहुत कंफ्यूज करते हैं दोनों, कि सार्वजनिक संपत्ति मौलिक अधिकार है, हाँ सॉरी मौलिक कर्तव्य है या डीपीएसपी है। इसी तरह से वन झील नदी किसका पार्ट है? स्त्रियों का सम्मान 5 में है। अखंडता, ये भी कई बार पूछा गया है, एकता और अखंडता कौन सा मौलिक कर्तव्य का भाग है? तो सी का पार्ट है 51 के, का सी, या तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। तो ये पार्ट है आपका मौलिक कर्तव्य का 51 के ए का ए। तो नेक्स्ट टॉपिक तो होगा ये यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो भाई थैंक यू वेरी मच। अच्छा, यहाँ पर भी हम वो ऐड कर सकते हैं, एक मिनट रुकिए। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। और माइंड, दोबारा से हम आपको बता रहे हैं कि माइंड मैप के द्वारा ये यूट्यूब पर पहली क्लास है, कपिल त्यागी, जो आपसे बात कर रहे हैं। और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इन पर कोई भी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। एक जीएस का ऑनलाइन बैच चला हुआ है, उसके लिए हमारा एक ऐप है अथर्व सिविल एकेडमी, तो वो ऐप आपको डाउनलोड करना है, और ऑनलाइन जो बैच है आप जीएस का उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में।